हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध तथागत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके साथ एडवोकेट अमित कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यह क्वेश्चंस हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है दोस्तों, व्यावसायिक नैतिकता एवं अधिवक्ता न्यायालय के संबंध में, प्रोफेशनल एथिक्स एंड बार बेंच रिलेशंस। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अधिवक्ता कौन है? अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से वक्तव्य देता है अथवा बोलता है अथवा पैरवी करता है। अन्य व्यक्ति की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति को अधिवक्ता कहा गया है। न्यायालयों में पक्षकारों की ओर से पैरवी इन्हीं अधिवक्ताओं द्वारा की जाती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2(1)(a) में अधिवक्ता की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो। इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिवक्ता वही व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो। दोस्तों, अधिवक्ता वही हो सकता है जो 1961 के उपबंधों के अधीन अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कौन है? अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 प्रावधानित करती है कि अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एक कनिष्ठ या अन्य अधिवक्ता। कोई अधिवक्ता अपनी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में अभिहित किया जा सकेगा यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की यह राय है कि वह अपनी योग्यता विधि व्यवसायी वर्ग में विधि व्यवसाय कला या विधि विषयक विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर ऐसे सम्मान के योग्य है। वरिष्ठ अधिवक्ता अपने विधि व्यवसाय के मामले में ऐसे निबंधनों के अधीन होंगे जिन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद विधि व्यवसाय के हित में विहित करे। उच्चतम न्यायालय का ऐसा अधिवक्ता जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता था, इस धारा के प्रयोजनों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता समझा जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अपने पद से हटने के लिए विधिक परिषद के आवेदन कर सकता है। आवेदन मंजूर करने की दशा में नामावली परिवर्तित भी की जाएगी। नामांकन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी। दोस्तों, जो अधिवक्ता होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि अधिवक्ता का नामांकन 1961 के अंतर्गत होना चाहिए। और नामांकन समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी। नामांकन समिति इनरोलमेंट कमिटेड अधिवक्ता अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद का नामांकन अस्थायी समिति का गठन करेगी, जो परिषद द्वारा अपने सदस्यों से मिलकर बनेगी। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 10 की उपधारा 1 के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद निम्नलिखित अस्थायी समितियों का गठन करेगी, अर्थात का एक कार्यकारिणी समिति जो परिषद द्वारा अपने सदस्यों का निर्वाचन 5 सदस्यों से मिलकर बनेगी। और दूसरा है दोस्तों, एक नामांकन समिति जो परिषद द्वारा अपने सदस्यों में निर्वाचित 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। जी हाँ दोस्तों, नामांकन समिति में जो है एक कार्यकारिणी समिति जो परिषद द्वारा अपने सदस्यों में निर्वाचित 5 सदस्यों से मिलकर बनेगी। और दूसरा है एक नामांकन समिति जो परिषद द्वारा अपने सदस्यों में निर्वाचित 3 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तब जो है अधिवक्ता का नामांकन समिति जो है संपूर्ण होगी। अनुशासन समिति क्या है? बार काउंसिल एक अनुशासन समिति बार काउंसिल एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन करेगी। प्रत्येक ऐसी समिति 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। इसमें 2 परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्ति होंगे और तीसरा परिषद द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं में से सहयोगित व्यक्ति होगा जिसके पास धारा 3 की उपधारा 2 के परंतुक में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हों और जो परिषद का सदस्य न हो। किसी अनुशासन समिति के सदस्यों में से ज्येष्ठतम अधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा। विधिक व्यवसाय क्या है? विधिक व्यवसाय के संबंध में दोस्तों, विधि बहुत जटिल होती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करें और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं।
तो दोस्तों शुरू करते हैं। विधि व्यवसाय क्या है? विधि बहुत जटिल होती है। अधिनियमों तथा नियमों की परिभाषा अत्यंत जटिल होती है, जिस कारण उसे समझना आसान नहीं होता है। इन अधिनियमों को समझने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो कि अधिवक्ता कहलाता है। दोस्तों, किसी भी जानकारी को हम प्राप्त करते हैं और उसको अधिवक्ता के रूप में कहा जाएगा। अधिवक्ता के रूप में समझकर उसको किसी और के सामने प्रकट करना, इसी को अधिवक्ता कहा जाता है। इस प्रकार सरल भाषा में कहा जा सकता है कि अधिवक्ता द्वारा विधि का प्रयोग करके जो व्यवसाय किया जाता है वह विधि व्यवसाय कहलाता है। अधिवक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह व्यक्तियों को विधि पर सलाह दे तथा उसके बदले में वह अपनी फीस या मेहनताना ले सके। इसी व्यवसाय को विधि व्यवसाय कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जैसे अधिवक्ता किसी को कानून के विषय में जानकारी प्राप्त करे तथा उसको समझाए और इस प्रकार से वह सलाह देना और उससे फीस के तौर पर कुछ अपना मेहनताना लेना, इसी को विधि व्यवसाय के रूप में गठित किया गया है। विधिक शिक्षा समिति क्या है? अधिवक्ता अधिनियम की धारा 10(2)(वी) में उल्लेखित किया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक अस्थायी विधिक शिक्षा समिति का गठन करेगी। इसमें 5 सदस्य परिषद के सदस्य होंगे तथा अन्य 5 सदस्य परिषद द्वारा ऐसे संयोजित व्यक्ति होंगे जो कि परिषद के सदस्य नहीं हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार समिति के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा। समिति में संयोजित होने वाले 5 सदस्यों के नाम का प्रस्ताव और समर्थन यदि परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है और 5 से अधिक व्यक्ति के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो वे हाथ उठा करके चुने जाएंगे। यदि मतों की समता है तो बैठक के सभापति के पास निर्णायक मत होगा। व्यावसायिक नीति से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक नीति को विधि द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। वकालत के क्षेत्र में व्यावसायिक नीति उस नीति को कहा जा सकता है जो कि अधिवक्ताओं द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करते समय तथा अधिकारों का उपयोग करते समय अपनाई जाती है। यह ऐसी आचरण संहिता है जिसके अधीन प्रत्येक अधिवक्ता कार्य करते अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है हुए और अपनी प्रतिष्ठा को उच्च बनाए रखते हुए धन अर्जन करते हैं। अनुशासन समिति क्या है? बार काउंसिल एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन करेगी। प्रत्येक ऐसी समिति 3 व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। इसमें 2 परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्ति होंगे और तीसरा परिषद द्वारा ऐसे अधिवक्ताओं में से सहयोगित व्यक्ति होगा जिसके पास धारा 3 की उपधारा 2 के प्रंतुक में निर्दिष्ट अर्हताएं हों और जो परिषद का सदस्य न हो। किसी अनुशासन समिति के सदस्यों में से ज्येष्ठतम अधिवक्ता उसका अध्यक्ष होगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। वार एवं बेंच में क्या संबंध होना चाहिए? न्यायाधीश तथा अधिवक्ता न्याय प्रशासन के 2 पहिए होते हैं। यदि इन दोनों में कोई असमानता आती है तो न्याय प्रशासन अवरुद्ध होता है। न्याय प्रशासन में सक्रियता के लिए दोनों में आपसी सौहार्द होना चाहिए, तभी वास्तविक न्याय सामने आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। न्यायालय और अधिवक्ता के बीच में बिल्कुल तालमेल मिलना चाहिए, तभी जो है न्याय को सामने लाया जा सकता है। तो बार एवं बेंच में क्या संबंध होना चाहिए, इस विषय में न्यायाधीश तथा अधिवक्ता न्याय प्रशासन के 2 पहिए होते हैं। यदि इन दोनों में कोई असमानता आती है तो न्याय प्रशासन अवरुद्ध होता है। न्याय प्रशासन में सक्रियता के लिए दोनों में आपसी सौहार्द होना चाहिए, तभी वास्तविक न्याय सामने आ सकता है। बार बेंच के संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। एक दूसरे का सम्मान करें, संव्यवहार के समय शालीनता एवं मधुर भाषा का प्रयोग करें, क्रोध उत्तेजना से बचें तथा निंदा ना करें, एक दूसरे की आलोचना ना करें। व्यावसायिक दुराचरण क्या है? विधि व्यवसाय में अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे अपनी वृत्तिक आचार संहिता का पालन करें और कोई ऐसा कार्य ना करें जो विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रतिकूल हो। अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रतिकूल किए गए कार्य तथा आचरण को व्यावसायिक दुराचरण कहा जाता है। व्यावसायिक दुराचरण अधिवक्ता के सामान्य व्यवसाय पक्षकार तथा न्यायालय के प्रति हो सकता है। जहां तक वृत्तिक कदाचार का प्रश्न है, इस अभिव्यक्ति को किसी परिधि में परिसीमित नहीं किया जा सकता है। यह समय व परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि
कौन सा कार्य वैयक्तिक कदाचार है और कौन सा नहीं? कौन सा कार्य न्यायालय के अवमान को परिभाषा में आता है और कौन सा नहीं? साथ ही प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर कर प्रत्येक भी निर्भर करता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको ज़रूर पीडीएफ को प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय की अवमानना क्या है? न्यायालय की अपनी एक गरिमा होती है। न्यायालय का वातावरण अत्यंत शांत व गंभीर होता है। मामलों की सुनवाई के समय पक्षकारों से, अधिवक्ताओं से और अन्य सभी व्यक्तियों से शांति और शालीनता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के कार्य में हस्तक्षेप करने अथवा बाधा या विघ्न डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह अधिवक्ता ही क्यों न हो, ऐसा कार्य करता है जिससे न्यायालय के कार्य में बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के अवमान, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। तो आप